हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि पूर्व में हमने त्रिमुनि के विषय में जाना और उनके माता पिता तथा कहाँ के रहने वाले थे तथा उनकी कृतियों को हम लोगों ने पढ़ा और समझा। मित्रों, उसके बाद त्रिमुनि के विषय के बाद आपके दो मुनि और आते हैं। वह दो मुनि आपके हैं आचार्य भट्टोदीक्षित एवं आचार्य वरदराज। मित्रों, ये संस्कृत व्याकरण शास्त्र के आधार स्तंभ ये दो मुनि माने जाते हैं। और आपने प्रवृत्ति वैयाकरणों के विषय में आपने पाणिनि, कात्यायन और पतंजल जी को पढ़ा, जो कि बाद के अर्थात कात्यायन एवं आपके पतंजल जी ये भी संस्कृत व्याकरण शास्त्र का जो अष्टाध्यायी है उन अष्टाध्यायी सूत्रों को बड़े ही सरल एवं सरलतम रूप से समझाने का और व्याख्यायित किया गया, जिससे नौ आगंतुक शिष्य हैं, पाठकगण हैं, अष्टाध्यायी को पढ़ने वाले हैं, अष्टाध्यायी को सरलतम रूप से समझ सके। मित्रों, तो आइए आज की श्रृंखला में हम प्रवृत्ति वैयाकरण अर्थात भट्टोदीक्षित एवं वरदराज के संदर्भ में कुछ पॉइंट नोट करते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इससे बनते हैं। मित्रों, जो कि आपके हर एग्जाम में आपके भट्टोदीक्षित, वरदराज अथवा इनकी रचनाओं से एक ना एक सवाल जरूर आ जाता है। मित्रों, तो आप सर्वप्रथम हेडिंग डाल लीजिएगा आचार्य भट्टोदीक्षित। हम लिखिए पिता, जन्म स्थान, गुरु, शिष्य, समय, अपर नाम, रचनाएं, वृत्ति लक्षण ये प्रमुख आपके बिंदु हैं। मित्रों, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। मित्रों, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। लिखिए मित्रों, पिता मित्रों आचार्य भट्टोदीक्षित के पिता का नाम लक्ष्मीधर था। आप नोट करिए, लक्ष्मीधर। अर्थात आपसे मित्रों सवाल होगा कि आचार्य भट्टोदीक्षित के पिताजी का नाम है, तो आपको क्या टिक करना है? लक्ष्मीधर। क्या टिक करना है? लक्ष्मीधर। मित्रों, जन्म स्थान महाराष्ट्र। इनका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? मित्रों, यह आपका अर्थात आचार्य भट्टोदीक्षित का जन्म स्थान महाराष्ट्र माना जाता है। इनके गुरु का नाम शेष कृष्ण व्याकरण का ज्ञान। मित्रों, आचार्य भट्टोदीक्षित जी के गुरु का नाम शेष कृष्ण मिलता है। क्या मिलता है? शेष कृष्ण, जो कि आचार्य भट्टोदीक्षित ने शेष कृष्ण से व्याकरण का ज्ञान लिया। किसका ज्ञान लिया? व्याकरण का अध्ययन किया। तो व्याकरण का अध्ययन आचार्य भट्टोदीक्षित ने किससे प्राप्त किया? तो आपको क्या टिक करना है? शेष कृष्ण। और इनके दार्शनिक गुरु भी मिलते हैं। मित्रों, वह है आपके अप्पय दीक्षित हैं। ये मित्रों आचार्य भट्टोदीक्षित के दार्शनिक गुरु हैं। अर्थात अप्पय दीक्षित से भट्टोदीक्षित ने दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। यहाँ आप अंडरस्कोर में लिख सकते हैं वेदांत का ज्ञान।
वेदांत का ज्ञान। अर्थात वेदांत का ज्ञान आचार्य भट्टो दीक्षित किससे प्राप्त किए? तो आपको क्या टिक करना है? अप्पय दीक्षित। किससे प्राप्त किए? अप्पय दीक्षित। आचार्य भट्टो दीक्षित व्याकरण का ज्ञान किससे प्राप्त किए? तो आपको टिक करना है शेष कृष्ण थे। अर्थात भट्टोज दीक्षित के दो गुरु हुए, एक है आपके शेष कृष्ण और द्वितीय है आपके अप्पय दीक्षित। अप्पय दीक्षित वेदांत का ज्ञान दिया और व्याकरण का ज्ञान दिया शेष कृष्ण। और अगला पॉइंट लिखिए, शिष्य हैं वरद राज। वरद राजाचार्य। अर्थात भट्टोज दीक्षित के शिष्य का नाम क्या मिलता है? आचार्य वरदराज अथवा वरद राजाचार्य। चाहे आचार्य आप बाद में लगाइए, चाहे आचार्य आप पहले लगाइए, दोनों मतलब एक है। समय मित्रों इनका मिलता है 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध एवं 17वीं शताब्दी का, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। मित्रों ये आपका समय मिलता है आपके, अर्थात आचार्य भट्टोज दीक्षित के जो समय मिलता है मित्रों वह है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अथवा 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 17वीं का पूर्वार्ध मिलता है। इनका अपर नाम मित्रों इनका अपर नाम मिलता है वृत्तिकार। अर्थात इन्हें वृत्तिकार भी कहा जाता है। जैसा कि अभी पूर्वोक्त आप पढ़ के आ रहे हैं मित्रों कि आचार्य पाणिनि को सूत्रकार कहा जाता है, कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है, पतंजलि जी को महाभाष्यकार कहा जाता है। उसी प्रकार से आचार्य भट्टोज दीक्षित को वृत्तिकार कहा जाता है, क्योंकि ये अष्टाध्यायी पर अर्थात अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों पर अर्थात 4000 सूत्रों पर इन्होंने वृत्ति की है। वृत्ति अभी आप मित्रों इसके लक्षण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, आप इसको यहीं पर रहने दीजिए। रचनाएं लिखिए मित्रों इनके, शब्द कौस्तुभ, शब्द कौस्तुभ। मित्रों ये जो शब्द कौस्तुभ है ये रचना आचार्य भट्टोज दीक्षित की है। किसकी रचना है? आचार्य भट्टोज दीक्षित की रचना है मित्रों। और यह रचना अष्टाध्यायी की टीका है। अष्टाध्यायी की टीका है मित्रों। शब्द कौस्तुभ क्या है? आचार्य भट्टोज दीक्षित ने अष्टाध्यायी पर टीका की है और वह टीका का नाम शब्द कौस्तुभ है। आपसे सवाल अगर कठिन सवाल मित्रों बनेगा तो यही बनेगा कि अष्टाध्यायी की टीका है, तो आपको 4 ऑप्शन में क्या टिक कर देना है? शब्द कौस्तुभ। शब्द कौस्तुभ मित्रों क्या है? ये आपकी अष्टाध्यायी की टीका है। अगली रचना प्रौढ़ मनोरमा। प्रौढ़ मनोरमा लिखिए मित्रों इसके आगे, सिद्धांत कौमुदी की टीका। सिद्धांत कौमुदी की टीका अर्थात यह जो प्रौढ़ मनोरमा नामक ग्रंथ है मित्रों आचार्य भट्टोज दीक्षित जी का, और ये सिद्धांत कौमुदी भट्टोज दीक्षित की रचना है। तो आचार्य भट्टोज दीक्षित जी ने सिद्धांत कौमुदी पर अर्थात अपने सिद्धांत कौमुदी पर, सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोज दीक्षित की है।
तो आचार्य भट्टोज दीक्षित ने अपने सिद्धांत कौमुदी नामक व्याकरण शास्त्र पर प्राण मनोरमा नामक टीका की है। अर्थात अपने ही रचना पर आचार्य भट्टोज दीक्षित ने टीका भी लिखी है। इसका आशय यह है मित्रों। और तृतीय रचना आपकी है सिद्धांत कौमुदी। सिद्धांत कौमुदी जो कि आपकी बहुत ही प्रमुख व्याकरण ग्रंथ है मित्रों। सिद्धांत कौमुदी आपके पाठ्यक्रम में यहाँ से भी सवाल कहीं कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन प्रायः सवाल आपके वरदराज की कृतियों से ही पूछा जाता है मित्रों। लेकिन कभी कभी आपके सिद्धांत कौमुदी से भी सवाल बन जाता है, तो आप इसमें संदेह न करिएगा कि ये कहाँ से पूछ लिया, क्योंकि यह भी व्याकरण ग्रंथ है। आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी वो भी व्याकरण शास्त्र है, तो इसके सवाल कभी कभी सिद्धांत कौमुदी के दृष्टि से पूछ लिया जाता है। ये मित्रों अष्टाध्यायी पर वृत्ति है। अष्टाध्यायी पर वृत्ति अर्थात सिद्धांत कौमुदी नामक जो आचार्य भट्टोज दीक्षित जी का ग्रंथ है, यह अष्टाध्यायी पर वृत्ति की है। अर्थात अष्टाध्यायी के संपूर्ण सूत्रों पर उन्होंने जो वृत्ति लिखी, उस वृत्ति को सिद्धांत नामक ग्रंथ में संकलित किया। किस ग्रंथ में? सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ में संकलित किया। आपको सिद्धांत कौमुदी में आपको क्या मिलेंगे? वृत्तियां मिलेंगी मित्रों। क्या मिलेंगी? वृत्ति मिलती हैं। इसीलिए आचार्य भट्टोज दीक्षित जी को हम लोग कहते हैं कि ये वृत्तिकार हैं, क्योंकि अष्टाध्यायी के लगभग 4000 सूत्रों पर इन्होंने वृत्ति की है। तो आपको आकांक्षा उत्पन्न होती होगी मित्रों कि ये वृत्ति क्या है। तो जैसा आपने अभी पूर्व में पढ़ के आया कि सूत्र क्या है, वार्तिक क्या है, भाष्य क्या है, और इसका विशेष चर्चा हम लोगों ने उस पर चर्चा किया और उसके लक्षण को पढ़ा था। उसी प्रकार से जैसे सूत्र होते हैं, वार्तिक होते हैं, भाष्य होते हैं, यह पाणिनि के सूत्रों को सरल करने के लिए परवर्ती वैयाकरणों द्वारा लिखा गया एक यादृच्छिक टाइटल है मित्रों, कि उसको सरल करने का, जितना सरल किए उसको सरल करने का यह यादृच्छिक टाइटल होता है कि हम अपने ग्रंथ का नाम अपनी इच्छा से रखेंगे। कोई वृत्ति रखता है, कोई वार्तिक रख देता है, और कोई महाभाष्य रख देता है। तो ये जो ग्रंथ का टाइटल रखा जाता है यह मित्रों यादृच्छिक होता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। जो भी जैसा लेखक अथवा कवि वैयाकरण अपने ग्रंथ का नामकरण करना चाहता है वह कर सकता है। तो मित्रों जो सिद्धांत कौमुदी की आचार्य भट्टोज दीक्षित ने यह अष्टाध्यायी के सूत्रों को व्याख्यायित किया, सरल से सरलतम बनाने का प्रयास किया, वह प्रयास वृत्ति कहलाया। क्या कहलाया? वृत्ति कहलाया। अभी इसके लक्षण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा मित्रों, लिख लीजिएगा। वृत्ति का लक्षण अर्थात वृत्ति क्या है। जब अभी आप जान जाएंगे कि वृत्ति क्या है तो आपको समय स्पष्ट हो जाएगा मित्रों। लिखिए, सूत्रस्य व्याख्यानम वार्तिक वृत्ति सूत्रस्य व्याख्यानम वृत्ति। सूत्रस्य व्याख्यानम वृत्ति अर्थात सूत्र की व्याख्या वृत्ति कहलाती है। वृत्ति कहलाती है। सूत्र की व्याख्या क्या कहलाती है? वृत्ति। अर्थात जो पाणिनि के
4000 सूत्र हैं, उन 4000 सूत्रों पर आचार्य भट्टो दीक्षित ने वृत्ति की है। अर्थात सूत्रों को सरल करने का एक लक्षण होता है मित्रों, और वह लक्षण का नाम वृत्ति कहलाता है। अर्थात जो भट्टो दीक्षित ने सरल किया, उस सरल किए हुए सूत्र को उन्होंने वृत्ति नाम दे दिया कि यह जो सरल से सरल बनाने का प्रयास किया, उस प्रयास को बोले आचार्य भट्टो दीक्षित की ये वृत्ति है। तो सूत्रों की व्याख्या का क्या कहलाती है मित्रों? वृत्ति कहलाती है। सूत्रों की व्याख्या क्या कहलाती है? वृत्ति। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले सूत्रस्य व्याख्यानम ... तो आपको क्या फिल करना है? सूत्रस्य व्याख्यानम वृत्ति ही। सूत्रस्य व्याख्यानम वृत्ति। सूत्र की व्याख्या क्या है? वृत्ति है मित्रों। मैं आशा करता हूं ये सामान्य परिचय आचार्य भट्टो दीक्षित के आपको इनके सामान्य परिचयों को अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। आइए हम द्वितीय आचार्य को पढ़ते हैं, जो कि आपके द्वितीय आचार्य हैं आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। हम इसको मिटाने चल रहे हैं और दूसरी हेडिंग आप डाल लीजिएगा मित्रों, आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज। लिखिए हेडिंग आचार्य वरदराज। अर्थात आचार्य वरदराज के जीवन परिचय को हम देखेंगे, उनके सामान्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे, अवलोकन करेंगे कि ये कहाँ पर पैदा हुए, इनके माता पिता कौन हैं, इनकी कृतियाँ कौन हैं। तो लिखिए आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज के विषय में हम सामान्य परिचय जानेंगे मित्रों। लिखिए, आप पॉइंट करके ऐसे लिखिए, पिता गुरु समय रचनाएं। पिता, गुरु, समय एवं रचनाएं, यही 4 पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। लिखिए मित्रों, इनके पिताजी का नाम दुर्गा तनय मिलता है। दुर्गा तनय। अर्थात आचार्य वरदराज जी के पिता का नाम क्या मिलता है? दुर्गा तनय। आपसे सवाल होगा कि दुर्गा तनय का संबंध किस व्याकरण से है? तो दुर्गा तनय का संबंध आपका आचार्य वरदराज से है, ना कि पाणि से है, ना कि कात्यायन से है, ना कि भट्टोज दीक्षित से है। तो दुर्गा तनय का संबंध किस आचार्य से है? तो आपको क्या टिक करना है? आचार्य वरदराज। इनके गुरु का नाम मित्रों भट्टोज दीक्षित मिलता है। भट्टोज दीक्षित, जो कि अभी पूर्व आचार्य को पढ़ के आ रहे हैं, वही आचार्य हैं। अभी पूर्व में आप पढ़ के आए आचार्य भट्टोज दीक्षित को, तो वही आचार्य भट्टोज दीक्षित आचार्य वरदराज के गुरु हैं। कौन है मित्रों? गुरु हैं। इनका समय 1475 ईस्वी के लगभग मिलता है मित्रों। इनका समय कब तक मिलता है? 1475 ईस्वी के करीब इनका समय माना जाता है। आप यूँ कह सकते हैं कि आचार्य भट्टोज दीक्षित के
लगभग 25 साल बाद आप इनका समय मान सकते हैं, क्योंकि आचार्य वरदराज आचार्य भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे, ये उनके यहाँ पढ़ने जाया करते थे। तो आप ऐसे अनुमानित जो टाइम है, जो समय है, आप लगा सकते हैं कि इनका समय आचार्य भट्टोजी दीक्षित के लगभग 25 साल बाद का रहा होगा, है ना। तो आप जो ऑथेंटिक मिलता है मित्रों, यह 1475 ईस्वी के लगभग माना जाता है ना। कब माना जाता है? 1475 ईस्वी के लगभग। मित्रों इनकी रचनाएं लिखिए। इनकी रचनाएं मध्य सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीरवाण पद मंजरी, गीरवाण पद मंजरी और लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मित्रों। आपसे सवाल हो सकता है कि लघु सिद्धांत कौमुदी किस आचार्य की रचना है, तो आपको क्या बताना है कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी आचार्य वरदराज की रचना है। अभी एक आप इसके पहले सिद्धांत कौमुदी पढ़ के आ रहे हो, तो सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? वह भट्टोजी दीक्षित की रचना है, सिद्धांत कौमुदी। अब सिद्धांत कौमुदी के बाद उनके शिष्य अर्थात आचार्य वरदराज क्या लिखे? लघु सिद्धांत कौमुदी लिखे, है ना। अब उन्हीं से आचार्य वरदराज व्याकरण शास्त्र का अध्ययन किया था। यदि उनके व्याकरण शास्त्र के अध्ययन को पढ़ के, उनसे ही पढ़ के आचार्य वरदराज कह देते, वो लिख देते अपने ग्रंथ को महासिद्धांत कौमुदी, तो इससे गुरुजी का अपमान हो जा रहा था मित्रों। इसी वजह से आचार्य वरदराज गुरु जी के टाइटल को लेकर अर्थात उनकी रचना सिद्धांत कौमुदी को लिया, उसके सिद्धांत कौमुदी के आगे लघु लगा दिया। क्या लगा दिया? लघु लगा दिया। जब आचार्य भट्टोजी दीक्षित को आचार्य वरदराज ने यह लघु सिद्धांत कौमुदी जब लिख लिए, दिखाए, तब बहुत ही प्रसन्न हुए। यदि मित्रों यहाँ पर लघु के स्थान पर महासिद्धांत कौमुदी किए होते आचार्य वरदराज, तो आपके अर्थात इनके गुरु भट्टोजी दीक्षित जब ये आचार्य वरदराज उनको दिखाए, तब थोड़ा सा उनको हर्ट होता। कहते हमसे ही पढ़ा व्यक्ति हमारे ही सिद्धांत कौमुदी के आगे महासिद्धांत कौमुदी लिख रहा है। तो इसी वजह से आचार्य वरदराज ने सिद्धांत कौमुदी टाइटल लिया और इसके आगे लगा दिया लघु सिद्धांत कौमुदी। जब इसको दिखाया तो गुरुजी प्रसन्न हुए, और लघु लगने से ये मित्रों लघु नहीं हो गई, बहुत ही उत्तम प्रकार की व्याख्या है। ये अष्टाध्यायी के सूत्रों को लेकर के बहुत ही सरल से सरलतम रूप से व्याख्यायित किया है अष्टाध्यायी के सूत्रों को। अर्थात सिद्धांत कौमुदी से अच्छी मानी जाती है आपकी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो मित्रों नाम में कुछ नहीं होता है, उसके गुणों में होता है। तो लघु हो जाने से ये लघु सिद्धांत कौमुदी नहीं है। आप यूँ नहीं कह सकते हैं कि सिद्धांत कौमुदी से न्यून है, आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो अष्टाध्यायी के सूत्रों को बहुत ही सरल से सरलतम रूप से अच्छे प्रकार से इन्होंने व्याख्यायित किया है मित्रों। तो इसको आप थोड़ा सा लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके टेट, एसटेट, सीटेट लेवल पर जो सवाल आते हैं मित्रों, वह आपके लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ से ही आते हैं। तो इसके प्रमुख बिंदुओं को आप नोट कर लीजिए। बाकी हम लोग इसके लघु सिद्धांत कौमुदी के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलेंगे मित्रों। लिखिए लघु सिद्धांत कौमुदी,
इसमें मित्रों सूत्र जो मिलते हैं वह 1275 अथवा 1277 ये दोनों सूत्र मिलते हैं। ये दोनों सूत्र आपको मिलते हैं। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में कोई पूछे कि कितने सूत्रों का संकलन है तो आपको बताना है 1275 सूत्रों का संकलन आचार्य वरदराज ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में किया है, अथवा 1277 सूत्रों का संकलन आचार्य वरदराज ने अपने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में किया है। मित्रों इसको लिखिए प्रथम सूत्र अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को आप जैसे खोलेंगे इसका प्रथम सूत्र आपको मिलेगा मित्रों हलन्त्यम। क्या मिलेगा? हलन्त्यम। यह आपका प्रथम सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी का। तो लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को आप खोलेंगे तो आपको प्रथम कौन सा सूत्र मिलेगा? हलन्त्यम मिलेगा। और यह हलन्त्यम सूत्र आपका इत संज्ञक सूत्र है। कैसा सूत्र है? इत संज्ञक, अर्थात इत नामकरण करने वाला सूत्र है। अर्थात यह सूत्र इत नामकरण करता है। किसी वर्ण को धातु के आदि या पर में, प्रत्यय के पूर्व अथवा पर में किसी वर्ण की इत संज्ञा कर देता है, अर्थात इत नाम दे देता है। व्याकरण शास्त्र में जिसकी भी मित्रों इत संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। क्या होता है? लोप हो जाता है। तो इसीलिए हलन्त्यम जो है यह आपका इत संज्ञक सूत्र है। हलन्त्यम कैसा सूत्र है? इत संज्ञक सूत्र है। मित्रों आपको बहुत विशेष ये आपको नहीं जानना है कि हलन्त्यम की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। आपसे आपके टेट, सुपर टेट इत्यादि में आपका कभी भी सूत्र नहीं पूछा जाता है। बस आप इतना भर जानिए, कभी कभी मान लीजिए बाई चांस पूछ ले कि हलन्त्यम कैसा सूत्र है तो प्रमुख जो ऊपरी सवाल बनते हैं ग्रंथ के वही पूछता है मित्रों। तो आपका हलन्त्यम कैसा सूत्र है? इत संज्ञक करने वाला। तो व्याकरण शास्त्र में मित्रों इत संज्ञक करने वाले सूत्रों की संख्या 6 होती है। उन्हीं 6 में से एक सूत्र है आपका हलन्त्यम। फिर अंतिम सूत्र मित्रों लिखिए इसका यूनस्ति। अंतिम सूत्र लिखिए, अंतिम सूत्र अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी का अंतिम सूत्र मित्रों क्या है? यूनस्ति। यूनस्ति है मित्रों। ये कैसा सूत्र है? आप इसको लिख सकते हैं स्त्री विधायक विधि सूत्र है। स्त्री विधायक विधि सूत्र है, अर्थात किसी पुल्लिंग शब्द को यह स्त्रीलिंग बनाने वाला आपका सूत्र है मित्रों। तो आशा करता हूं मित्रों यह सामान्य पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, जो कि आचार्य वरदराज के प्रमुख बिंदु हैं। और अगर यदि आचार्य वरदराज से सवाल बनेगा तो इन्हीं प्रमुख बिंदुओं से आपको सवाल मिल जाएगा मित्रों। मैं आशा करता हूं आप इसको नोट कर लिए होंगे। और अब हम सीधे चलते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ को पढ़ने, अर्थात जो सवाल मित्रों आपके बनते हैं वह लघु सिद्धांत कौमुदी से ही बनते हैं। तो जैसे आप लघु सिद्धांत कौमुदी मित्रों आप खोलेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी के आदि में जो आपको सर्वप्रथम मिलेगा सूत्र तो आपका हलन्त्यम मिलेगा, लेकिन किसी भी ग्रंथ के आदि में सर्वप्रथम आपका मंगलाचरण मिलता है। क्या मिलता है? मंगलाचरण। अर्थात संस्कृत व्याकरण अथवा साहित्य शास्त्र का यदि कोई ग्रंथ आप पढ़ते हैं उस ग्रंथ के आदि में सर्वप्रथम मंगलाचरण करने का प्राविधान है मित्रों। तो इन्होंने भी मंगलाचरण करने का जो विधान है उस विधान को इन्होंने भी पूरा किया है।
तो आइए सर्वप्रथम आप हेडिंग डाल लीजिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण। हेडिंग डालिएगा, लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण। लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण। अब मित्रों हम आपको आपके विषय की तरफ अग्रसरित कर रहे हैं। यह अब आपको इसी में आपको महेश्वर सूत्र इत्यादि की चर्चा की गई है। तो पहले हम मंगलाचरण को पढ़ेंगे, फिर मंगलाचरण जब आप पढ़ लेंगे मित्रों, उसके बाद आपका आ जाएगा महेश्वर सूत्र। तो मित्रों यह टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ यह जो टॉपिक आज आपने आचार्य भट्टोदीक्षित एवं आचार्य वरदराज के संदर्भ में हम लोग पढ़े, यह आपका टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपके एग्जाम में इन दो टॉपिक से कोई सवाल आता है तो मैं आशा करता हूँ कि इसको आप प्रत्येक सवाल को सही कर लेंगे। तो अगला पॉइंट, अगली टॉपिक जो लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण है, यह पॉइंट हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।